हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी एकेडमी। मेरा नाम कविता है। मैं एमए बीएड सीटेट और यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ। और फ्रेंड्स, मैं आपको एंटी यूजीसी नेट की तैयारी करा रही हूँ, जिसमें आपको मैंने अभी तक बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिए। और एक बात और कहना चाहूँगी, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स। और सबसे पहले तो फ्रेंड्स, आपका इस चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। आज फ्रेंड्स मैं आपको कराऊंगी धरती धन्ना अपना जगदीश चंद का ये उपन्यास है और ये आपके सिलेबस में है। ओके फ्रेंड्स, मैं आज इसकी कथा सुनाऊंगी, थोड़ी बहुत कथा बताऊंगी और बाकी इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दूंगी और इसके पात्र बता दूंगी, जिससे कि आपको आसानी हो जाए इसको हल करने में कि कौन से क्वेश्चन इसमें आएंगे, किस तरह से कैसे आपको पढ़ना है। ओके फ्रेंड्स। और इसकी पीडीएफ फ्रेंड्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, इसकी पीडीएफ का लिंक। धरती धन्ना अपना उपन्यास का जो आरंभ होता है वो यही तब से होता है जब काली जो है वो 6 साल बाद ना कानपुर से अपने गांव घोड़ेवाल से है। गांव में काली एकमात्र संबंधी उसकी चाची प्रतापी है। उसके माता पिता व चाचा का देहांत हो चुका है। काली को उसके चाचा चाची ने ही पाल पोस कर बड़ा किया, क्योंकि उसके माँ बाप उसके शैशव ने भी चल बसी थी। काली का पिता मारवा गांव का चर्चित पहलवान भी था। उसके गांव लौटने का एकमात्र कारण चाची से उसका मोह ही है। वो फटने पर काली गांव के पास पहुंचता है। गांव में 6 सालों में कोई तब्दीली नहीं हुई है। गलियों के कुत्ते भौंक भौंक कर काली का स्वागत करते हैं और घर पर चाची को जीवित पाकर काली प्रसन्नता से अभिभूत हो उठता है। काली की चाची काली के लौटने की सूचना पूरे मोहल्ले को शक्कर बाट कर देती है। 6 वर्ष के कानपुर प्रवास ने काली और गांव वालों के बीच एक दूरी सी आ गई है। चमारों के मोहल्ले में एक कोठा भी अभी तक पक्का नहीं हुआ है। मोहल्ले की औरतें काली से हंसी मजाक कर उसका अजनबीपन दूर करती है। 6 साल कानपुर में मजदूरी कर काली कुछ कमाई कर गाँव लौटा है। इसे चमार होने पर भी गांव में उसके व्यक्तित्व का कुछ प्रभाव पड़ता है और कुछ गांववासी उसे बाबू कालिदास कहते हैं। फ्रेंड्स, ये दलित उपन्यास है और ये जगदीश चंद ने दलितों की जो त्रासदी है इसमें वो दिखाई है। और इसमें इसने जो बचपन में ये अपने नाना नानी कहा जाता था, वो ये उन्होंने वहाँ से ही इसको मिला सीख कि ये कैसे दलितों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है और कैसे उन्हें कोई से पानी भी नहीं लेने देते। और ज़रा सा भी किसी की तरफ अगर मंदिर में भी हाथ लगा दिया तो भी मंदिर में भी नहीं जा सकते। तो दलितों के बारे में इन्होंने बताया है। अब 6 वर्ष ये गांव में ज़मीनों के मालिक चौधरी हैं। एक दो बनी दुकानदार हैं। वह ज़मीनों पर तथा घरों में काम करने वाले दलित चमार हैं। चौधरी लोग बेबात चमारों से गाली गलौज करते व उन्हें पीटते रहते हैं। उपन्यास के शुरू में ही चौधरी हरनाम सिंह अपने खेत की फसल नष्ट करने के संदेह में जीतों की पिटाई करता है। हालांकि वह निर्दोष है। मंगू चमार चौधरी हरनाम सिंह का गुलाम बना हुआ है, जबकि उसकी बहन ज्ञानो चौधरियों के अन्याय का विरोध करती है, जो काली को ज्ञानों के प्रति आकर्षित करता है। काली अपने कच्चे कोठे को गिराकर पक्का मकान बनाना चाहता है और इसके लिए वह छज्जू शाह से सलाह लेने जाता है। छज्जू शाह उसे पक्का मकान बनाने के उपाय तो बताता है, लेकिन साथ ही काली को इस सत्य से भी अवगत करा देता है कि जिन घरों में दलित लोग रह रहे हैं वह जगह गाँव की साझी जगह सामलात है और इन घरों पर दलितों का मोरूस ही अधिकार ही है। अर्थात जब तक उनके खानदान का कोई व्यक्ति उस घर में रहता है तभी तक वे वहाँ रह सकते हैं। काली की गाढ़ में पैसा देखकर गांव का छज्जू शाह उससे उसके चाचा का लिया उधार व उस पर ब्याज की रकम भी झटक लेता है। काली का अपना घर पक्का करने के बारे में सोचना ही वास्तव में दलितों के शोषण पर टिकी ग्रामीण सामंती व्यवस्था के लिए विध्वंसात्मक कार्रवाई है। ऊपर से काली का चौधरियों के सामने आत्मसम्मान की भावना से पेश आना भी उनके दमनात्मक रवैये को चुनौती देता है। उसका अपना दलित समाज भी काली का प्रशंसक या समर्थक नहीं है। ज्ञानो या जीतू कुछ गिने चुने प्रबुद्ध दलित युवक युवतियों को छोड़ चमादड़ी के अधिकांश लोग काली से ईर्ष्या करते हैं। विशेषतः कानून ज्ञानों का भाई मंगू उससे उलझा ही रहता है। एक बार काली के हाथ उसकी पिटाई भी होती है। काली के पड़ोसी निक्कू को भी मंगू काली से लड़वाता है, लेकिन धीरे धीरे गांव में काली की प्रतिष्ठा बढ़ती है और साथ ही ज्ञानों और काली में प्रेम संबंध भी विकसित होते हैं। काली यद्यपि चमादड़ी में पहला पक्का मकान बनवाकर अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाता है, लेकिन जिस किसी से भी मिलता है, मिस्त्री हो या छज्जू शाह, जब सब उसके साथ चमार कहकर छुआछूत का व्यवहार करते हैं, जो उसे बहुत चुभता है। नंद सिंह भी इसी छुआछूत के व्यवहार से तंग आकर पहले सिख बना था, फिर ईसाई बना, लेकिन छुआछूत फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। मंगू यद्यपि काली के प्रति शत्रुता रखता है,
लेकिन चौधरियों द्वारा बार बार उसे कुत्ता चमार कह कह कर पुकारना जाना भी काली को बहुत बुरा लगता है। गांव का ऐसे पादरी या किताबी कामरेड डॉक्टर बिशन दास छुआछूत के वार को रोकने का बहुत प्रयास करता है। काली अपने पिता मालवे की तरह कबड्डी का खिलाड़ी है। वह अपने खेल का जौहर भी गांव में दिखाता है, लेकिन चौधरी का लड़का हरदेव जानबूझकर खेल में उसका कुल्ला तोड़ देता है। लालू पहलवान इस हरकत के लिए हरदेव को फटकारता है और काली का इलाज भी करता है। काली की चाची प्रतापी की अचानक बीमारी व झाड़ फूक के कारण देहात से कथा में नया मोड़ आता है। काली का मकान पक्का करने का सपना पूरा नहीं हो पाता। न सिर्फ मकान बीच में ही छूट जाता है, उसकी कमाई के पैसे भी वह चाची द्वारा बनाए गहने रुपये भी चाची की मृत्यु के बाद शोक जताने वाली में पड़ोसन ले उठती है। काली सब कुछ लुटाकर घास खोदने का धंधा करता है। फिर लालू पहलवान के यहाँ मजदूरी करने लगता है। गांव में आई बाढ़ कथा का अगला मोड़ है। प्राकृतिक आपदा का सामना चौधरी और चमार मिलकर करते हैं, लेकिन चौधरियों के खेतों को बचाने के लिए दलित बिगाड़ नहीं करना चाहते। 3 दिन के काम के बाद भी दिहाड़ी न मिलने पर चौधरी चमार संघर्ष शुरू होता है। चमारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाता है और वे भी काम से हड़ताल करते हैं। पादरी उनकी मदद करना चाहता है, लेकिन शर्त भी रखता है कि उन्हें उसके लिए ईशु की शरण में आ जाना चाहिए। डॉक्टर बिशन दास व कामरेड टहलकर सिंह जैसे हवाई कामरेड दलितों की सहायता न कर उन्हें भाषण पिलाते हैं व जलसा करने की घोषणा करती है। 15 दिन तक बच्चों की भूख से बुलाते देखकर चमारों का साथ जवाब दे देता है और आखिरकार चौधरी की शर्त मान लेते हैं और दोनों ही पक्ष संघर्ष को व्यर्थ समझ आधे दिन की दिहाड़ी पर समझौता कर लेते हैं। धरती धन्ना अपना अंतिम पक्ष ज्ञानो और काली के प्रेम के त्रासद अंत को मानविकता से चित्रित करता है। ज्ञानो गर्भवती हो जाती, काली के साथ उसकी शादी समाज को स्वीकार नहीं। गांव उनके प्रेम संबंधों के कारण दोनों का दुश्मन हो जाता है। काली की प्रतिष्ठा खत्म हो जाती है। लालू पहलवान उसे नौकरी से निकाल देता है। काली पड़ोस के गरीबी में मजदूरी करने लगता है। वह ज्ञानों को लेकर भाग जाना चाहता है। दोनों अपना मिलना जुलना भी बंद नहीं करते। परिणाम तक ज्ञानों को उसकी माँ व भाई जहर देकर मार डालते हैं और काली गाँव से भाग जाता है। काली के गाँव लौटने से थोड़े सुखद रूप में उपन्यास का आरंभ होता है, जबकि अत्यंत विषम परिस्थितियों में गांव से जान बचाकर वह अपनी प्रेमिका की हत्या का मर्मांतक दुख लेकर गांव से चले जाने से ही उपन्यास का अंत हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी इसकी शॉर्ट में कहानी। सॉरी फ्रेंड, थोड़ा मेरा गला खराब है। तो ये शॉर्ट में इसकी फ्रेंड्स कहानी थी और ये मैं आपको कहानी सुना चुकी हूँ। अब मैं इसके थोड़े से जो मोमेंट है वो बता देती हूँ, और ताकि जो पूछे जा सकते हैं इंटरनेट में, ये वैसे आप ये देख लीजिए। सबसे ये जो इसका लेखन है, प्रकाशन कब हुआ, ये जो धरती धन अपना है, स्वर्गीय जगदीश चंद्र का लेखन में तो पहला है। इन्होंने मतलब ये पहले लिखा, लेकिन इसका प्रकाशन बाद में हुआ, तो ये दूसरा उपन्यास प्रकाशन में माना जाएगा। इनका पहला उपन्यास दूसरा है, जो मतलब अगर इन्होंने लिखा है तो पहले इसको लिखा है, लेकिन प्रकाशित ये बाद में हुआ है, तो ये पहला प्रकाशित नहीं है, दूसरा प्रकाशित है। ओके फ्रेंड्स, और 1955 में ये शुरू कर दिया गया था, लेकिन 8 अध्याय लिखकर छोड़ दिया गया था। इसके बाद उन्होंने एक और उपन्यास लिखा जो यादों के पहाड़ शीर्षक से 1966 में छपा। फ्रेंड्स, ये भी नोट करते जाना कि जगदीश चंद्र के कितने उपन्यास हैं और कौन कौन से। 2 तो मैंने आपको बता ही दिए हैं, यादों का पहाड़ और ये धरती धन्ना अपना। तो 1966 में जो छपा था वो यादों के पहाड़ था। कुछ दोस्तों के आग्रह से उन्होंने अपने पहले उपन्यास को फिर दोबारा शुरू करा और 8 अध्याय से आगे लिखना शुरू किया। 1968 में पूरा हुआ वो, और उसकी उपन्यास जो है वो 1972 में उन्होंने धरती धन्ना अपना से शीर्षक से प्रकाशित कर दिया। इस उपन्यास के प्रकाशित होते ही साहित्यिक क्षेत्र में इसका भरपूर स्वागत हुआ और विषय के अछूतेपन के कारण उपन्यास खूब चर्चित हुआ। अब इसकी इंपॉर्टेंट मोमेंट बता देती हूँ फ्रेंड्स। में जहाँ जहाँ ये बातें कही गई है उसी वे में बताई जाएगी ये फ्रेंड्स, और देखते जाइए आप। धरती धन्ना अपना की कहानी को लेखक ने 1988 की बात फिर छुआ और दूसरे खंड के रूप में नरक कुंड में बास का प्रकाशन 1993 में हुआ। 1 अप्रैल 1996 इसी का फ्रेंड्स दूसरा पार्ट भी इन्होंने बनाया है, जो 1993 में आया, और वो 1 अप्रैल 1996 में अकस्मात ध्यान से पहले लेखक ने इसी उपन्यास का तीसरा व अंतिम खंड भी पूरा किया, जो जमीन अपनी तो थी शीर्षक से प्रकाशित हुआ। तो इसके 3 भाग है फ्रेंड्स, ये नोट करते जाइए। और धरती धन्ना अपना को लेखक जगदीश चंद्र का जन्म पंजाब के होशियारपुर जिले में 23 नवंबर 1930 को हुआ। इनका जन्म देख लीजिए। और घोड़ेवा उनका पैतृक गांव व रतनहल उनकी ननिहाल थी। दसुआ व जालंधर में उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। उन्होंने अर्थशास्त्र में MA की उपाधि प्राप्त की और फिर सरकारी नौकरी के अनेक जगहों पर रहे। सेवानिवृत्त होकर वे जालंधर में रहने लगे और यही 10 अप्रैल 1996 को उनके निधन हो गया।
हिंदी के अतिरिक्त उन्होंने उर्दू उर्दू और पंजाबी में भी लिखा है। पुराने घर, ये तो फ्रेंड्स मैं आपको जगदीश चंद्र के बारे में थोड़ा सा बता रही हूँ ताकि अगर आपको आए तो आप उसमें कर पाए। हिंदी में 1966 में यादों के पहाड़ उनका प्रथम उपन्यास प्रकाशित हुआ, जिसका विशेष नोटिस नहीं लिया गया, लेकिन 1972 में धरती धरना अपना प्रकाशित हुआ। जगदीश चंद्र को लेखक रूप में प्रतिष्ठा हासिल हुई। इसके बाद उनकी रचनाएं सम्मान व व्यापक पाठक वर्ग भी उनको मिल गया। सेना में सेवारत रहने के अनुभव को उन्होंने आधा पुल और टुंडा लाट उपन्यासों के द्वारा अभिव्यक्त किया। ये भी नोट करते जाना फ्रेंड्स। टुंडा लाट का दूसरा व अंतिम भाग लाट की वापसी एक दैनिक समाचार पत्र में धारावाहिक रूप में छप चुका है, लेकिन अभी पुरस्कार प्रकाशित नहीं हुआ है। मुट्ठी भर कांकर उनका एक अन्य महत्वपूर्ण उपन्यास है, जिसका दूसरा भाग घास गोदाम शीर्षक से प्रकाशित हुआ। पंजाब के किसान जीवन पर आधारित उनका एक और महत्वपूर्ण उपन्यास है कभी ना छोड़े खेत, जिसका नाटक रूपांतर व टेली सीरियल रूपांतर भी खुद चर्चित रहा। फ्रेंड्स मैंने इनकी काफ़ी सारे उपन्यास आपको बता दिए, नोट कर लेना। और सबसे ज़्यादा इनका चर्चित जो उपन्यास है महत्वपूर्ण है वो धरती धरना अपना 1972 और नरक कुंड में वास। ये इनके नोट करते जाओ, मैं बता रही हूँ जो आपको संसहित, क्योंकि पूछे जाते हैं, इनके कालक्रम अनुसार भी लगाने को बोल देते हैं। नरक कुंड में वास 1993 व जमीन अपनी तो थी शीघ्र प्रकाशित हो रहा है, मतलब हो चुका होगा ये फ्रेंड्स। मेरी पुरानी बुक है ये एमए की, तो बस में से आपको बता रही हूँ, और इसमें ये अभी तक हो चुका होगा। उपन्यासों के अतिरिक्त हिंदी में जगदीश चंद्र का पहले ही रपट कहानी संग्रह व नेता का जन्म नाटक भी प्रकाशित है। एक रिपोर्ट आज है ऑपरेशन ब्लू स्टार भी हाल में छपा है। इस प्रकार देखते हैं कि अपने 66 वर्ष के जीवन में जगदीश चंद्र 40 वर्ष से कुछ अधिक समय रचना में रहे, मतलब उनका रचनाकाल 40 वर्ष से अधिक रहा। 4 दशकों के सृजन काल में उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण रचनाओं में हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। जगदीश चंद्र के उपन्यास रही की रचना पंजाब के दोआब क्षेत्र के दलित जीवन को केंद्र में रखकर की गई। उन्होंने धरती धरना अपना में रचना के अनुभव बताते हुए लिखा था कि 55 व किशोरावस्था में अपने ददिहाल व निन्यान में दलित घरों के जीवन को उन्होंने जितनी गहराई से देखा, उसका उनके संवेदनशील मन पर गहरा असर पड़ा। तो मैं आपको बता ही चुकी फ्रेंड्स, इन्होंने दादा नानी के यहाँ पे जो देखा अपने ननिहाल में, वही इन्होंने अपने उपन्यास में उतार दिया। ओके फ्रेंड्स, ये तो मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है, और मैं आपको इसके थोड़े से पहलू बता देती हूँ। धरती धरना अपना की जो इम्पोर्टेंट है, ये लाइनें पूछी जा सकती हैं। अब ये देखिए, जैसे चमादड़ी में बीमारी का हमेशा प्रकोप रहता है। काली की माँ को प्लेग खा गई, उसका बाप भी असमय काल कवलित हुआ, चाचा को हेजे ने खा लिया। गरीबी का आलम यह है कि 6 साल पहले काली 2 दिन से भूखा प्यासा फटेहाल घर से भागकर कानपुर पहुंचा था। ये है पिछ 13 का। और दलित चमार घर, दलित को मतलब चमार है जो इसमें घर परिवारों में गरीबी इतनी है कि काली के पास नोटों की संख्या देखकर वह 10 से कम का नोट ना होने पर काली की चाची आश्चर्यचकित व आतंकित हो उठती है, क्योंकि उसे इस अप्रत्याशित धन की चोरी हो जाने का डर है। चमादड़ी मोहल्ला गांव के अन्य मोहल्लों, महाजनों, नंबरदारों, गर्भियों, भोदियों, मिट्ठों व चुनौतियों के मोहल्ले से अलग गांव से बाहर की ओर बसाया गया है। चमादड़ी में सिर्फ एक ही लंबी और तंग गली है। मोहल्ले के बाहर गोबर और कूड़े के ढेर है, और 1-2 छप्पड़ भी। मोहल्ले में एक भी ऐसा कोठा नहीं जिसमें पक्की ईंट लगी हो। ये पृष्ठ 13 का ही है। चमादड़ी की औरतों के कपड़े मैले कुचैले फटे पुराने हैं। बच्चे नंग धड़ंग नाक सूर सुड़ाते हैं। चमार परिवारों में भी कम उम्र में शादी हो जाती है, और काली को लगता है कि मोहल्ले में उसके सिवा सभी का ब्याह हो चुका है। दलित परिवारों में बच्चे भी काफ़ी संख्या में पैदा होते हैं, लेकिन बस्ते बहुत कम है। बेबे हुक्मा 13 बच्चों को जन्म देती है, लेकिन अब ये नोट कर लेना फ्रेंड्स, बेबे हुक्मा ये भी कैरेक्टर इसमें, लेकिन बच्चा एक भी नहीं। काली के पड़ोसी प्रीतो निकू के 11 बच्चे हैं। दलित जीवन में धर्म का बहुत अधिक महत्व नहीं है, लेकिन अपने जीवन को सुधारने व अपनी मानवीय अस्मिता को स्वीकार के लिए वे कई बार धर्म परिवर्तन करते हैं, लेकिन उनकी मानवीय अस्मिता का फिर भी सम्मान नहीं होता। धरती धरना अपना वे नंद सिंह व सिख व ईसाई दोनों धर्म अपना कर लेता है, लेकिन चौधरियों के लिए वह चमार का चमार ही रहता है। धर्म दलितों के लिए धर्म सामाजिक व्यवहार का मामला है, रूढ़ियों का नहीं। नंद सिंह ईसाई बनकर धार्मिक रस्मों का पालन तो करता है, लेकिन उसमें या उसके परिवार में धार्मिक पूर्वाग्रह नहीं है। इसीलिए काली के प्रति नंद सिंह का व्यवहार उसमें अच्छे दामाद होने की संभावना से परिचालित है। दलित समाज में भारतीय समाज की कुछ ऐसी रूढ़ियों का प्रभाव जरूर है जो
उनके समाज में कई दुखांतों को भी जन्म देती है। जैसे काली और ज्ञानों के बीच कोई सीधी रिश्तेदारी न होकर भी उनके बीच विवाह संबंध उस समाज में स्वीकार नहीं है, भले ही उनमें आदर्श दंपति बनने के गुण हो क्यों ना हो। धरती धन्ना अपना में जगदीश चंद्र ने दलित जीवन के अनेक पहलुओं को चित्रित किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा विस्तार उन्होंने दलितों के समाज आर्थिक जीवन के चित्रण पर दिया है। तो ये थी फ्रेंड्स इनकी कुछ इंपॉर्टेंट मोमेंट, और एक और बता देती हूँ थोड़ा बहुत मैं। और दलित वर्ग को दबाए रखने के लिए शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की यातनाएं देकर शारीरिक यातनाओं के माध्यम से मानसिक रूप से भी उन्हें पंगु बनाना चाहता है। इस बात को लेखक ने रेखांकित किया है। शोषित वर्ग में सजगता नहीं है, इसलिए चौधरी को अवशोषक वर्ग के प्रति घृणा की बजाय वे अपने ही वर्ग के लोगों को काटते रहते हैं। निर्दोष जीतों की भर्त्सना चमारों में ही कई लोग करते हैं, लेकिन उसी समाज की ज्ञानों चौधरियों को गालियाँ देती है, क्योंकि नाजायज बातें देखकर उसे गुस्सा आ जाता है। ये गुस्सा काली को भी आता है जब वह अपनी चाची से कहता है, ये लाइनें देख लीजिए, अगर जीतू की जगह मैं होता तो चौधरी की बाह मरोड़ देता। ये पेज नंबर 27 में है। काली 6 साल कानपुर में रहकर अपनी मानवीय अस्मिता के प्रति सचेत हुआ है, इसलिए वह अपनी कमाई से मकान पक्का करवाना चाहता है, लेकिन चाची डरती है और चाहती है कि काली ऐसी बातें ना सोचे, क्योंकि इससे पहले किसी ने मकान को पक्की ईंट नहीं लगवाई। ये पेज नंबर 35 का है। काली का मकान पक्का करवाने का इरादा एक स्तर पर गांव के चौधरियों के वर्चस्व को भी चुनौती देता है। उन्होंने गांव के चमारों को नीच मनुष्य के स्तर पर पहुंचा दिया है। काली निम्न मानव स्तर से ऊपर उठकर मानव स्तर को पाना जाता है। उसका पक्का मकान बनवाना उसकी मानव स्तर को पाने की कामना का प्रतिरूप है। लेकिन यहाँ भी छज्जू शाह उसे काला गाँव में उनकी समाज आर्थिक स्थिति का कटु बोध करवाता है। जब वह उसे कहता है, कालिदास जिस जमीन की तुम बात कर रहे हो वह जमीन भी तुम्हारी नहीं है, वह शामराज गांव के जमींदारों की साझी जमीन है। जब तक तू या तेरे वारिस उत्तराधिकारी इस गांव में रहेंगे, जमीन का वह टुकड़ा रियायत की तुम्हारा है, बाद में उसका मालिक गांव होगा। वह तेरी मालकियत नहीं जमीन नहीं है, मोरसी जमीन है। ये पेज नंबर 35 में कहा गया है। अब ये आपको पता ही चल गया होगा इसके बारे में, उपन्यास की किस टाइप का उपन्यास है। दलित वर्ग की त्रासदी इसमें दिखाई गई है। धरती धन्ना अपना में जगदीश चंद्र ने पंजाब के गांव में दलित जीवन के विविध पहलुओं को विस्तार से अंकित किया है। दलित घर परिवार के भीतरी माहौल से लेकर दलित मोहल्लों के जीवन, उनमें उनके रस्म रिवाजों और संस्कारों आदि का अंकन भी लेखक ने किया है। इससे भी ज़्यादा विस्तार से लेखक ने दलितों के समाज आर्थिक जीवन, गाँव में उनकी निम्न मानव स्थिति, जमींदारों शोषकों द्वारा उनके शोषक उत्पीड़न की स्थिति, उनके अपने समाज में ही चेतना न होने की स्थिति व जमींदार दलित शोषक शोषित संघर्ष की स्थिति का चित्रण किया है, जिसका अंत भी त्रासद है। ओके फ्रेंड्स, मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट बात बता दी हैं आपको। अब इसमें अपमानित, जैसे छुआछूत से अपमानित किया गया है, वो एक दो वर्ड मैं बता देती हूँ आपको। नंद सिंह पहले सिख बना, लेकिन ऊंची जात के किसी सिख ने उसे मुंह नहीं लगाया। अब वह किसान बनकर भी चमार का चमार ही रहेगा, बल्कि कुछ नीचे ही गिर जाएगा। चमारों की बिरादरी से निकलकर चूड़ों भंगियों में जा मिलेगा। ये पेज नंबर 154 में कहा गया है। ये लाइनें नोट कर लेना फ्रेंड्स, ये लाइनें जो है पूछी जा सकती है, इससे मैं आपको इम्पोर्टेंट लाइनें बता रही हूँ। बरसात में जैसे ही पानी का बहाव चौकी वह निकलता है, तो सबसे पहले गांव का सारा पानी चमादड़ी में घुस आता है। चमादड़ी में पानी भर जाना हमेशा की ही बात थी, क्योंकि उसके चारों ओर ना कहीं नालियाँ थी, ना गड्ढों को भी भरा गया था। दोपहर के बाद वर्षा फिर बंद हो गई और आकाश में कहीं कहीं बादल फट गए। चो में पहाड़ी पानी आना शुरू हो गया। चमादड़ी की गलियों में टखने तक और बाहर कूड़े के पास कमर तक पानी भर गया। सब लोग पानी में छप छप की आवाज़ पैदा करते हुए चौ के किनारे जमा हो गए। पीले रंग का गहरा पानी काफ़ी तेज़ी से बह रहा था और उसकी लहरों पर मटमैली झाग के साथ साथ पेड़ों की टहनियाँ, तरबूजों की खप्पर, गले सड़े आम और चीड़ के खपेरे तैर रहे थे। चो में पानी प्रतिक्षण बढ़ रहा था और पूर्व उत्तर में शिवालिक की पहाड़ियों पर भी जोर की वर्षा हो रही थी। ये पेज नंबर 154 पर ही है। प्रातः लोग भरोग से बाहर निकले तो चमादड़ी का कुआं कहीं नजर नहीं आ रहा था। गली में खड़ा पानी घुटनों तक उठ रहा था। कुएं के आसपास छाती से भी ऊंचा था। कुएं के पानी में डूब जाने पर चमादड़ी में कोहराम मच गया। सबके सामने प्रश्न था कि वे पीने का पानी कहाँ से लाएंगे। चिंताग्रस्त लोग वर्षा में खड़े आपस में सलाह मशविरा करने लगे। ये भी 154 पेज का है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट मोमेंट मैंने आपको बता दिए हैं फ्रेंड्स, ताकि अभी ये छुआछूत का जो अपमानित किया गया है वो बताया गया है।
कि इन्हें एक एक बूंद के लिए पानी की तरसना पड़ता था। गांव में और एक और ये प्रसंग देख लीजिए, सुन लीजिए। गांव में और 3 कुएं थे जिस पर चमारों को पानी नहीं भरने दिया जाता। कुछ दिन तक तो बाजरे के घर के नल से स्त्री और बच्चे पानी ले आई थी, लेकिन किसी बच्चे ने नल के पास ही टट्टी कर देने से पादरानी ने पानी देने से मनाही कर दिया। तब पीने के पानी की समस्या का एक ही हल रह गया था। सभी ने सोचा पंडित सतराम से मन्नत की जाए तो वह मान जाएंगे, लेकिन पंडित सतराम को चमारों के पानी के बिना मर जाने की चिंता से अधिक चिंता थी। चमारों द्वारा मंदिर के कुएं को छूने से उसके अशुद्ध हो जाने की पानी लेने आई चमार स्त्रियों को उसने डांट कर भगाया। एक बुजुर्ग ने बड़ी दयनीयता से कहा, पंडित जी, हमारा कुआं पानी में डूब गया है, हमारे पास पीने का की एक बूंद नहीं है। ये पेज नंबर 216 में है। तो ये एक करेक्टर और पता लग गया है फ्रेंड्स आपको, पंडित संतराम। अब ये देखिए, जो जाति व्यवस्था की धार्मिक आधार है ये, किसी को जनेऊ का अधिकार देकर, किसी को मंदिर प्रवेश का अधिकार देकर, किसी के घर चंडी पाठ कर, किसी के ऊपर पानी छिड़क कर, किसी को धूप का स्पर्श कर ब्राह्मण दूसरों का उद्धार करता रहता है और इस तरह वह हमेशा अपना वर्चस्व बनाए रखता है, जाति प्रथा को नष्ट होने से बचाए रखता है। ये है 100 पेज नंबर पे, 109 पेज पर। ये छुआछूत का है, इसमें बताया गया जो। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको कुछ इसके बता लिख के दिखा देती हूँ मैं आपको। इसके जो पात्र हैं, एक तो है नंद सिंह। ये फ्रेंड्स ऐसे पूछे जाते हैं कि 4 पात्र दे देंगे और आपको बोलेंगे ये किसका उपन्यास का है, जो सिख बनाता है इसमें। और मारवे काली का पिता है, काली इसमें मेन कैरेक्टर है, काली और ज्ञानो, ये जो है इसका मारवे काली का पिता है। काली और ज्ञानो तो आपको पता ही होगा, काली का पिता। और ये हरदेव जो है ये चौधरी का लड़का है, हरदेव चौधरी का लड़का। चौधरी का लड़का है ये हरदेव। और लालू पहलवान है, थोड़ा सा ये फ्रेंड्स, लालू पहलवान नोट करते जाइए फ्रेंड्स, ये इसके करेक्टर हैं ये पात्र। ज्ञानो है, ज्ञानो और काली का जो प्रेम प्रसंग चला था इसमें, ये दोनों मेन कैरेक्टर हैं। लालू पहलवान हो गया, और अभी संतराम बताया था मैंने, पंडित संतराम। ओके फ्रेंड्स, पंडित संतराम हो गया। जीतू हो गया, जीतू। और मंगू, जीतू जो है, मंगू जो है वो ज्ञानो का भाई है, ज्ञानो का भाई। ओके फ्रेंड्स, और प्रतापी इसकी चाची है, प्रतापी काली की चाची है। काली की चाची। ओके फ्रेंड्स, नोट करते जाओ ये जो मैं बोल रही हूँ आपको। अब आप ये देखिए, ये निक्कू है जो काली का पड़ोसी है, ये निक्कू। तो जो है फ्रेंड्स, ये सारे जो है मेन कैरेक्टर के आसपास ही घूमते, इसलिए इनसे ही संबंध इनका बनाया हुआ है। निक्कू जो है काली का पड़ोसी। ओके फ्रेंड्स, निक्कू काली का पड़ोसी है। अभी मेन कैरेक्टर है इसकी फ्रेंड्स
ज्ञानो और काली। बाकी मैंने आपको और बता दिए हैं कैरेक्टर ये। ओके फ्रेंड्स, अब बाकी इसकी कथा जो है, मैं कहानी इसकी आपको भेज दूँगी पीडीएफ में, आप पीडीएफ से देख लेना। और आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही काफ़ी है। और आप मुझे आगे मुझे बताइए आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, और ताकि मैं आपके लिए बना सकूँ। ओके फ्रेंड्स, और आप बताइए कि मेरा तरीका अभी ठीक है या नहीं है, या और चेंज करूँ आपके लिए, आप बताइए मुझे कमेंट्स करके। ओके फ्रेंड्स, चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, और कल फिर मिलेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी फ्रेंड्स तो उनको लाइक